सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे की जाए? यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सरकारी नौकरी की प्रभावी तैयारी कैसे की जाए। बहुत ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं, घंटों अध्ययन भी करते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन कहां से बना दिया। एग्जामिनर पता नहीं क्या सोचता है, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चलता है। तो आखिर हम अपनी तैयारी की रणनीति कैसी रखें जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो निश्चित ही रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारे एक पंथ और दो काज सिद्ध हो जाएंगे। एक तो हमको यह पता चल जाएगा कि हमारी प्रभावी रणनीति कैसी हो सकती है, किस प्रकार से हम एक एक क्वेश्चन इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं कि एक एक सवाल कम से कम 1000 सवालों के उत्तर अपने अंदर समाहित कर ले। एक एक प्रश्न का एक एक ऑप्शन एक एक चैप्टर की तरह किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। और दूसरा यह उद्देश्य भी सिद्ध हो जाएगा कि जो वन्य जीव से संबंधित हमारा जो शेष बचा हुआ विषय रह गया उसको भी इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में बनाए हुए एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरा करवा दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ केवल एक ही क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, लेकिन वो एक प्रश्न, एक सवाल, एक क्वेश्चन अपने अंदर कम से कम 100 सवालों के उत्तर या इससे भी कहीं ज्यादा सवालों के उत्तर समाहित करता है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है और ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स के ऊपर, यानी सत्य और असत्य कथन के ऊपर। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। इसके टोटल मैंने 9 स्टेटमेंट रखे हैं, ये 9। अब कहने को तो ये केवल 9 स्टेटमेंट हैं, लेकिन इन 9 स्टेटमेंट्स के बहाने मैं आपको कम से कम 100 प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में लेकर आ जाऊंगा। अब जिस तरीके से मैं आपको इस लेक्चर में बताऊं, जैसे आपको पढ़ाऊं, इसी प्रकार से आपको अपनी सामान्य अध्ययन करते हुए इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी ही करनी है। यह सबसे, यकीन करना, यह सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी तरीका है सरकारी नौकरी के लिए। जैसे हमको असत्य कथन बताना है, एक बात और समझ लेना, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। हमको इतनी जल्दी होती है कि एग्जामिनेशन हॉल से निकलकर कहीं भागना है, हमको कुआं खोदना है, कुआं खोद के पानी पीना है। तो इतनी जल्दबाजी मत रखा करो, बहुत पेशेंस के साथ बैठना, धैर्य के साथ बैठना, और जब एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठो तो बहुत पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को पढ़ा करो। क्वेश्चंस में जैसे यहां क्या पूछा गया है कि असत्य कथन बताना है, लेकिन एग्जामिनर कई बार ऐसे ना पूछकर यह भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब हम तो क्या है, बहुत जल्दबाजी में है, तो हम केवल इतना ही पढ़ते हैं सत्य, और हम ढूंढने लग जाते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, जबकि पूरा कथन आप पढ़ा करो। अब पहला जो है इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट कि जालोर जिले में स्थित सूंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व राज्य का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। तो इस क्वेश्चन का यह पहला स्टेटमेंट है जो कंजर्वेशन रिजर्व से रिलेटेड है। हम किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे कि एक एक स्टेटमेंट को या क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन को पूरा एक एक चैप्टर मानते हुए उसके संबंध में सारी चर्चा बहुत डिटेल से करेंगे। जैसे कहने को तो ये स्टेटमेंट केवल कंजर्वेशन रिजर्व से है, लेकिन हम बात करेंगे कि राजस्थान में टोटल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं। कंजर्वेशन रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य या आखेट निषिद्ध क्षेत्र में क्या अंतर होता है। राजस्थान में कहां कहां कंजर्वेशन रिजर्व है, सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा कौन सा है। यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व से रिलेटेड हम सारी बात करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस पहले स्टेटमेंट का उत्तर देने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रिक की तरफ लेके चलता हूं और उसके बहाने राजस्थान के सारे कंजर्वेशन रिजर्व आपको याद कराऊंगा। यहां पर आ जाइए, ये हैं महिला सासू मां, सासू जी हैं, ये मेरी सासू नहीं, आपकी भी नहीं होंगी, ये उम्मेद की सासू हैं। और ये रोज क्या करती हैं, गोभी के बाग में घूमती हैं। इन्होंने एक खेत लगा रखा है, गोभी का बाग है और उसमें घूमती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि उम्मेद की सासू रोज गोभी के बाग में घूमती है। इस ट्रिक में राजस्थान के सारे कंजर्वेशन रिजर्व आ गए और वो टोटल हैं 11। ठीक है साहब। पहला है उम्मेद यानी उम्मेदगंज जो है कोटा में।
की का कोई मतलब नहीं, की यानी की मतलब को नहीं। सा का मतलब हो गया आपका शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व, जो सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में आता है। शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व, सीकर और झुंझुनू, ठीक है साहब। सू का मतलब हो गया सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, जो जालोर और सिरोही 2 जिलों में आता है। समझ लेना, सुंदा माता का जो मंदिर है वो तो केवल जालोर में आता है, लेकिन सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के 2 जिलों में आता है, जालोर और सिरोही, ठीक है। ये सुंदा माता जालोर और सिरोही, ठीक है। रोज, तो रोज में रो का जो अर्थ हो गया वो हो गया रोटू, और यह आता है नागौर में। और जय के 2 अर्थ हो गए, एक तो जोड़बीड़ और एक जवाई। जोड़बीड़ जो आता है आपका बीकानेर में, और जवाई जो आता है आपका पाली में, ये पाली, ठीक है साहब। रोज गोबी, तो गोबी में 2 अर्थ हो गए, गो और बी। तो गो का अर्थ हो गया गोगेलाव, ये आता है आपका नागौर में, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में। और बी के 2 अर्थ हो गए, एक तो हो गया बीसलपुर और एक हो गया बीड़। बीसलपुर एक डैम भी है जो राजस्थान के टोंक जिले में बना हुआ है, बनास नदी पर, तो ध्यान रख सकते हैं। बीसलपुर कहां पर है? टोंक में। और बीड़ जो है ये है आपका झुंझुनू में। दरअसल झुंझुनू में शेखावाटी में जो घास के मैदान है उनको बीड़ कहा जाता है, तो ये बीड़ जो है झुंझुनू में है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ये है आपका झुंझुनू में। इसके बाद गोबी के बाद है बाग, तो बा का अर्थ हो गया आपका बासियाल, इसका पूरा नाम है बासियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। क्या नाम है? बासियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। खेतड़ी कहां पर आता है? झुंझुनू में, जहां पर तांबे की खाने हैं। तो ध्यान रख सकते हैं ये बासियाल कहां पर है? झुंझुनू में, झुंझुनू। और ये हो गया आपका गुड़ा विश्नोई, लास्ट का था ना, बाग गए का मतलब गुड़ा विश्नोई, और यह आता है जोधपुर में। तो ये राजस्थान के 11 कंजर्वेशन रिजर्व है। लास्ट में इनका कोई मतलब नहीं है, में घूमती है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इन कंजर्वेशन रिजर्व से रिलेटेड आपके दिमाग में प्रश्न आने चाहिए, जिज्ञासाएं होनी चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है तो बोझ समझकर कभी पढ़ाई मत करो, आप अपने मन में जिज्ञासाएं पैदा करो। आपके मन में एक बालक की तरह, एक बच्चे की तरह सवाल उत्पन्न होने चाहिए। जैसे बच्चा पूछता है ना बार बार छत की तरफ इशारा करके कि ये क्या है? पंखा। अच्छा ये घूम क्यों रहा है? बिजली से घूम रहा है। आप जवाब देते जाओ, लेकिन बच्चा सवाल पूछता ही जाएगा, उसके सवाल समाप्त नहीं होते। तो इसी तरीके से आपको सीखने में एक बच्चा बनना है, यानी कि बच्चे के अंदर जो जिज्ञासाएं होती है ना, वो जिज्ञासाएं आपको अपने अंदर पैदा करनी है कि साहब सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, इनमें क्या अंतर है। ऐसे बच्चे बन जाओ जिज्ञासा पैदा करने के मामले में। तो थोड़ी सी और बात करते हैं। सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व, और इसका क्षेत्रफल लगभग 131 वर्ग किलोमीटर, लगभग बता रहा हूं ना, 131 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान का दूसरा जो सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है वो है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, जो सिरोही और जालोर में है। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व लगभग 117 किलोमीटर स्क्वायर है। यहां पर ध्यान रखना कि भालू आपको बहुत मिल जाएंगे इस क्षेत्र में। राजस्थान का जो सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है वो है रोटू, नागौर का। ये नागौर आ जाइए, रोटू ये सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है, और इसका क्षेत्रफल है 0.755 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। और राजस्थान का दूसरा जो सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है वो है गुड़ा विश्नोई, जोधपुर वाला, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2.31 वर्ग किलोमीटर है। ये आ जाओ, 31 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है साहब। अब यहां से रिलेटेड देखो थोड़ी सी और बात ध्यान रखना, ये जो है ना जोड़बीड़ बीकानेर वाला, यहां पर आप जाओगे तो आपको गिद्ध बहुत मिल जाएंगे, वल्चर्स। पहले ऐसा होता था कि जब कोई जीव मरता था, गाय भैंस कोई मवेशी मरते थे, तो बहुत गिद्ध आ जाते थे और वो रिसाइकिल का काम करते थे, उसको खा जाते थे और खाकर उड़कर चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन गिद्धों की संख्या कम होती चली गई, क्योंकि पशुओं को
ज्यादा दूध उत्पादन करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाने लगे, और जब उन पशुओं की मृत्यु हो जाती थी और उसको वो गिद्ध खाते थे तो उन इंजेक्शंस का असर उन गिद्धों पर भी होता था। इससे उनकी प्रजनन क्षमता कम होती थी, उनके अंडों के जो कवच होते थे वो कमजोर होते थे, और उनकी संख्या फिर ज्यादा नहीं बढ़ पाती थी। तो इसीलिए वल्चर्स या गिद्धों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। खैर, आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो बीकानेर का जोड़बीड़ है ये गिद्धों का एक संरक्षण क्षेत्र है, यानी कि गिद्धों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व है। आपसे पूछा जाएगा गिद्ध संरक्षण रिजर्व कहां पर है, तो जोड़बीड़ बीकानेर में। गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व। और यहां मिक्स मत कर देना, देखो गिद्धों का जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो तो जोड़बीड़ में है, लेकिन गिद्ध जो रेस्क्यू सेंटर है वो जोधपुर में है। गिद्ध रेस्क्यू सेंटर कहां पर है, ये लिख देता हूं मैं, जोधपुर में। अब ये रेस्क्यू सेंटर की बात है, यानी कि कोई गिद्ध वगैरह के लग जाए तो उसको रेस्क्यू करने के लिए वहां जोधपुर में ले जाएंगे, तो जोधपुर में तो गिद्ध रेस्क्यू सेंटर है, जबकि गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो जोड़बीड़ बीकानेर में है। इसके अतिरिक्त बियर कंजर्वेशन रिजर्व भी आप ध्यान रखना, सॉरी बियर रेस्क्यू सेंटर, भालुओं का जो रेस्क्यू सेंटर है वो जयपुर में है, नाहरगढ़ में। ये रेस्क्यू सेंटर की बात आई तो बता देता हूं। बियर, पीने वाली बियर नहीं है, ये भालू है। बियर रेस्क्यू सेंटर कहां पर, नाहरगढ़। और ये नाहरगढ़ कहां पर है, जयपुर में। ठीक है साहब, ये स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लेना। अब क्वेश्चन ये है कि साहब ये कंजर्वेशन रिजर्व या राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य या आखेट निषेध क्षेत्र ये क्या है, तो एक बार थोड़ा सा सर ये भी समझा दो कि इनमें क्या अंतर होता है। तो जैसा पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि राजस्थान में कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितने अभयारण्य हैं, एक बार उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि नेशनल पार्क जो है राजस्थान में वो 3 हैं, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। जो अभयारण्य है अर्थात जो सेंचुरी हैं वो हैं 26 अभयारण्य। कितनी, 26। कब तक, अभी तक जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं अप्रैल 2020 में, तो अभी तक ये स्थिति है, बाद में चेंजेस हो तो देख लेना, कम ज्यादा हो तो देख लेना, है ना। आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33, आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार, निषिद्ध क्षेत्र 33, और कंजर्वेशन रिजर्व मैंने बताई दी आपको 11। कंजर्वेशन रिजर्व ये हो गए आपके 11। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्या अंतर होता है नेशनल पार्क में, अभयारण्य में, आखेट निषिद्ध क्षेत्र में या कंजर्वेशन रिजर्व में। तो इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका है लॉकडाउन को ले लो। अभी लॉकडाउन चल रहा है और सरकार के द्वारा धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में रियायतें दी गई हैं, प्रतिबंधों को कम किया गया है और क्षेत्रों को 3 हिस्सों में बांटा गया, ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन। 3 हिस्से हैं ना, कौन कौन से, एक तो आपका रेड, एक है ऑरेंज और एक है ग्रीन। सरकार ने क्या कहा है कि जो रेड जोन है यहां पर प्रतिबंध ज्यादा रहेंगे, यानी यहां पर जो दुकानें हैं वो कम खुलेंगी, लोगों की आवाजाही कम होगी, व्हीकल्स कम चलेंगे। ऑरेंज जोन जो है उसमें रेड जोन की अपेक्षा रियायतें थोड़ी ज्यादा होंगी, थोड़ी ज्यादा दुकानें खुल सकेंगी, लोग थोड़े ज्यादा मार्केट में जा सकेंगे और व्हीकल्स भी रेड जोन की अपेक्षा थोड़े ज्यादा चल सकेंगे। इतने नहीं जितने सामान्य जीवन में चलते हैं, लेकिन रेड जोन की अपेक्षा ज्यादा। तीसरा है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में इन दोनों जोन की अपेक्षा, रेड और ऑरेंज की अपेक्षा ज्यादा दुकानें खुल सकेंगी, यानी ज्यादा मार्केट खुल सकेगा, ज्यादा व्हीकल्स चल सकेंगे, ज्यादा लोग आवाजाही कर सकेंगे। तो जैसा यहां पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं और रियायतें दी गई हैं, तो इसी प्रकार से नेशनल पार्क, अभयारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र और कंजर्वेशन रिजर्व में भी कानून के माध्यम से प्रतिबंधों की संख्या और रियायतों की संख्या तय होती है। जैसे नेशनल पार्क को आप रेड जोन मान सकते हो
कि वहां पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए होते हैं। वहां अगर आपको कोई भी गतिविधि करनी है तो आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति लेनी होती है। ज्यादातर वहां की गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, यानी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं नेशनल पार्क में। वहां जीवों को उच्च स्तर का संरक्षण मिला हुआ होता है, वन्य जीवों को, पेड़ पौधों को। लेकिन अभयारण्य में हम आते हैं तो अभयारण्य को आप अगर नेशनल पार्क को रेड जोन मानो तो अभयारण्य को आप ऑरेंज जोन मान सकते हो, कि वहां पर जो प्रतिबंध हैं वो नेशनल पार्क की अपेक्षा कम रहेंगे। इसी प्रकार थोड़ा और नीचे आओ तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र में, यानी अर्थात वहां जीवों का शिकार करने पर प्रतिबंध होता है, लेकिन आसपास के जो ग्रामीण हैं वो उस क्षेत्र में अपने मवेशियों को चरा सकते हैं, अपने दैनिक उपयोग के लिए लकड़ियां काटकर ले जा सकते हैं। तो इसी प्रकार के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, तो इनकी संख्या के आधार पर नेशनल पार्क, अभयारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र और कंजर्वेशन रिजर्व को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। बात अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां पर ये जो नेशनल पार्क्स हैं, इनके संबंध में मैं हालांकि पिछले वीडियोस में बता चुका हूं आपको। तो नेशनल पार्क और मुख्य अभयारण्य के संबंध में पिछले जो वीडियोस हैं वो आप देख लेना, वहां पर स्पष्ट हो जाएगा। कुछ जो बचे हुए होंगे वो नेक्स्ट कुछ वीडियोस के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, तो इसलिए उन सारी बातों को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और हमारा पहला स्टेटमेंट था कि जालोर जिले में स्थित सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व राज्य का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये तो गलत है। मैंने आपको क्या बताया था कि राज्य का जो सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है वो शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व है, जो सीकर और झुंझुनू में आता है। और सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है। क्लियर? ठीक है साहब। तो इसी प्रकार आपको अपनी तैयारी करनी है कि ये था एक स्टेटमेंट, लेकिन हमने इस एक स्टेटमेंट के बहाने इसको पूरा एक टॉपिक मानते हुए इस पर काफी डिटेल से चर्चा की है। ऐसे ही आपको अपने अध्ययन का तरीका रखना है। अगला आ जाइए कि ये अगला स्टेटमेंट है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डाटाबेस मई 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 1.23% है। क्या कह रहा है सवाल? कि देश में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन सबका अगर हम टोटल एरिया जोड़ दें तो उन सबका टोटल एरिया भारत के टोटल एरिया का 1.23% आता है क्या? ये पूछ रहा है स्टेटमेंट, कि जांच करो सही है गलत है। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के कुछ इमेजेस की तरफ लेकर चलता हूं और बात करता हूं। ये आ जाओ यहां पर। तो भैया अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है अपनी बात को, क्योंकि हो सकता है 2-3 साल बाद जब आप इस वीडियो को देखें तो डाटा में कुछ अंतर आ सकता है। तो अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं अप्रैल 2020 में, तो अभी तक देश में टोटल जो नेशनल पार्क्स हैं उनकी संख्या है 104, और जो अभयारण्य हैं अर्थात जो सेंचुरीज हैं उनकी संख्या है 551। जो नेशनल पार्क्स हैं उनका टोटल जो एरिया है वो लगभग 40,500 वर्ग किलोमीटर के लगभग है, और नेशनल पार्क का टोटल जो एरिया है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.23% है। ये जो मैंने लिया हुआ है डाटा, ये यहीं से लिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखो कहाँ गई इमेज, ये ऊपर वाली, हाँ ये आओ। देयर आर 104 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ठीक है, अभी तक एरिया 40,500 किलोमीटर स्क्वायर, और टोटल देश के एरिया का 1.23% है। 1.23% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, नेशनल वाइल्ड लाइफ डाटाबेस मई 2019, यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ डाटाबेस मई 2019 की इस रिपोर्ट के अनुसार। हालांकि WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है उसके सहयोग से रिपोर्ट तैयार की गई थी। सेंचुरीज की भी हम लगे हाथ एक बार बात कर लेते हैं, यानी अभयारण्य की। तो अभयारण्य मैंने आपको बताया कि देश में टोटल कितने हैं, 551। इसमें से टोटल जो एरिया देखें तो टोटल एरिया कितना है इनका, 1,19,775 किलोमीटर स्क्वायर, और देश के कुल क्षेत्रफल का यह आता है आपका 3.64%। बात आई समझ में? अब ये जो नेशनल पार्क्स हैं तो इनके संबंध में देखो थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। हालांकि समय समय पर मैंने रिपीट किया है कि देश में टोटल जो अभी नेशनल पार्क है उसमें सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये लिख देता हूं, थोड़ी सी और जानकारी एडिशनल, जितना मिले उतना ही अच्छा है। देश का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। ये कहां पर है? यूके। यूके का यूनाइटेड किंगडम नहीं,
उत्तराखंड, यूके यानी उत्तराखंड में, यह देश का पहला नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। पहला पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, और 1936 में इसको स्थापित किया गया था। ध्यान रखना, यहीं पर हमारे देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था अप्रैल 1973 में। अप्रैल 1973 में देश का सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट यहीं पर शुरू हुआ था। देश का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो लद्दाख में आता है। हेमिस एनपी नेशनल पार्क, ये आगे लिख देता हूं, बड़ा यानी सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जो कहां पर आता है, लद्दाख में आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो है अंडमान निकोबार में, वो है साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क कहां है, ए के यानी, या यूं लिख दूं इसको, एन लिख देता हूं, अंडमान निकोबार में देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, मात्र 0.03 किलोमीटर स्क्वायर, 0.03 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है साहब, एक चीज और ध्यान रखना, देश का एक ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो झील पर तैर रहा है, वो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो लोकटक झील पर है। इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इसीलिए मैंने बताया। बाकी तो नेशनल पार्क के संबंध में, सारे नेशनल पार्क के संबंध में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करूंगा आपके साथ में। लेकिन ध्यान रखना, तैरता हुआ नेशनल पार्क या फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। कहां पर है, मणिपुर में। कौन सी झील पर है, लोकटक। और यहां पर आपको कुछ हरिण मिलेंगे, यानी हिरण मिलेंगे, जिसको सेंगाई हिरण कहा जाता है। उन्हीं को कहा जाता है डांसिंग डियर या फिर डांसिंग हिरण, डांसिंग। ठीक है साहब, अब ये नेशनल पार्क की इतनी बात हुई, तो इसी के साथ राजस्थान के जो नेशनल पार्क है उनके संबंध में भी थोड़ी सी चर्चा मुझे अवश्य ही आपके साथ करनी चाहिए। हालांकि ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा, जो पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं। तो एक बार राजस्थान के मैप पर आ जाओ, फिर हम अपने वापस उसी क्वेश्चन पर लौट कर आ जाएंगे। अभी तक हमने क्या बात की कि देश में टोटल जो नेशनल पार्क हैं उनका टोटल जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.23% है। नेशनल पार्क की जो संख्या है वो 104 है। जो अभयारण्य है उनकी संख्या 551 है, और अभयारण्य का टोटल जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 3.64% है। फिर मैंने आपको बताया सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, सबसे छोटा साउथ बटन नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार में आता है, पहला नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, 1936 में उसको स्थापित किया गया था। और देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी वहीं पर शुरू किया गया था अप्रैल 1973 में। देश का तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में है, लोकटक झील पर है, और वहां पर डांसिंग डियर आपको मिलेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 3 नेशनल पार्क हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान। पहला है यहां सवाई माधोपुर जिले में है पहला, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरटी यानी रणथंबोर नेशनल पार्क। इसको 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर यह राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसका क्षेत्रफल है जो नेशनल पार्क के अंदर आता है वो है 282.03 वर्ग किलोमीटर, 282.03 किलोमीटर स्क्वायर। हालांकि वैसे इसका एरिया है 392 वर्ग किलोमीटर, लेकिन ज्यादातर बफर जोन में आ जाता है। उसमें से शेष जो बचा रहता है 282.03 वर्ग किलोमीटर, वो नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। और यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1973-74 में। टीपी यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब, 1973-74 में। हमारे जो राजस्थान का दूसरा नेशनल पार्क है वो है केवलादेव नेशनल पार्क, जो यहां आ जाओ सवाई माधोपुर में, सॉरी भरतपुर में, इस जगह। तो केडी लिख दूं, केवलादेव, केला देवी मत कर देना, केला देवी तो अभयारण्य है जो आपके सवाई माधोपुर और करौली में आता है। यह है केवलादेव नेशनल पार्क। इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 27 अगस्त 1981 को, 27 अगस्त 1981 को। कौन से नंबर का नेशनल पार्क है, दूसरे नंबर का। और ध्यान रखना, क्षेत्रफल के आधार पर यह राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसका क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर,
ये इतना एरिया ही नेशनल पार्क में आता है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा जो नेशनल पार्क है वो है आपका मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ये कोटा और चित्तौड़ में आता है। ये राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क है। इसको मैं लिखता हूं MH यानी मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 9 जनवरी 2012 को, 9 जनवरी 2012 को। और इसका टोटल जितना भी एरिया है उसमें से 199.55 वर्ग किलोमीटर का भाग नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। कितना? 199.55 किलोमीटर स्क्वायर। अब इनसे रिलेटेड और ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में आप जाना, नेशनल पार्क से रिलेटेड, वहां मैंने डिटेल से बताया हुआ है, उसमें आप जाके देख लेना। तो आ जाए हमारे क्वेश्चन की तरफ और स्टेटमेंट देखते हैं। क्या स्टेटमेंट है? ये दूसरा कि साहब, नेशनल वाइल्ड लाइफ डाटाबेस मई 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 1.23% है। तो बात सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। एक मिनट, ये सही है, ठीक है। अगला था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, ये तो हो गया। अगले पे आते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार द्वारा सितंबर 1972 को लागू किया गया। क्या कह रहा है, समझ में आया क्या? अभी जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया हुआ है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में जो बनाया था, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि राजस्थान सरकार ने इसको सितंबर 1972 में लागू किया था। क्या? जांच करो ये स्टेटमेंट सही है गलत है। तो देखो, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए थोड़ी सी बात करते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो सरकार ने कानून बनाया था, भारत सरकार ने, वो सितंबर 1972 में भारत सरकार ने लागू किया था। 9 सितंबर 1972 को यह भारत सरकार ने लागू किया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस तारीख को लागू नहीं किया था। राजस्थान सरकार ने इसको लागू किया था 1 सितंबर 1973 को। हालांकि यह राजस्थान का पहला ऐसा कानून नहीं है जिसमें वन्य जीवों की सुरक्षा की बात कही गई। यह राजस्थान का 8वां ऐसा कानून था। कौन सा? 8वां। यानी इससे पहले 7 कानून बनाए जा चुके थे। वो 7 याद रखने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान ने पहला ऐसा कौन सा कानून बनाया था वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो कानून था राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, जो 1951 में बनाया गया था। अप्रैल 1951 में राजस्थान सरकार ने उसको लागू किया था। वो राजस्थान का वन्य जीवों को सुरक्षा देने के लिए, संरक्षण देने के लिए बनाया गया पहला कानून था। कौन सा? राजस्थान वन्य पशु या जंगली पशु भी बोलते हैं उसको, एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम। कब लागू किया था? 1951, अप्रैल 1951 में। ठीक है साहब, तो आ जाते हैं हमारे स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार द्वारा सितंबर 1972 को लागू किया गया। नहीं, भारत सरकार ने लागू किया था इसको 9 सितंबर 1972 को, लेकिन राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 में लागू किया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है ना। अगले पे आते हैं। अगला कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा वन्य जीव को संवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। अब ये संवर्ती सूची क्या है, कब ये संशोधन किया गया, तो इस विषय पर थोड़ी सी बात करते हैं एक बार। ये तो हमको पता है कि हमारे संविधान में टोटल अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूचियों में से जो 7वें नंबर की अनुसूची है, उसमें हमको 3 सूचियां देखने को मिलती हैं। एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। लिखता हूं मैं, अनुसूचियां हैं 12, अनुसूचियां 12। ठीक है, इसमें 7वीं अनुसूची, इसमें कितनी सूचियां मिलती हैं? 3। कौन कौन सी? एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। क्या है साहब ये?
जिन विषयों पर केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार जिन विषयों पर कानून बना सकती है उन विषयों को रखा गया है संघ सूची में। जिन विषयों पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है उन विषयों को रखा गया है राज्य सूची में। और जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, मिलकर नहीं, दोनों कानून बना सकते हैं, वो विषय रखे गए हैं समवर्ती सूची में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही विषय पर केंद्र सरकार द्वारा भी कानून बना दिया गया, राज्य सरकार द्वारा भी कानून बना दिया गया। तो अगर उन दोनों कानूनों में परस्पर विरोधाभास है, अलग अलग बातें हैं, तो केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून प्रभावी होगा। तो यह बात तो स्पष्ट है, संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। अब समझना, वन्य जीव का ये जो विषय था, यानी वन्य जीवों से रिलेटेड जो कानून बनाने का जो अधिकार था, वो पहले राज्य सरकारों को था, क्योंकि वन्य जीव जो है ये पहले राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था पहले, ठीक है। लेकिन वर्तमान में वन्य जीव जो विषय है ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी आज अगर वन्य जीवों की संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो केंद्र को भी अधिकार है बनाने का और राज्य को भी अधिकार है। लेकिन एक ही विषय पर अगर दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र का बनाया हुआ कानून प्रभावी होगा। अब इस वन्य जीव को राज्य सूची से और समवर्ती सूची में कब बदला गया? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1972 में, ध्यान रखना। 42वां कब हुआ था? 76 में, 72 नहीं, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसके तहत इस वन्य जीव के विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। क्लियर? आ जाओ यहां पर। यह है 44वां संविधान संशोधन द्वारा वन्य जीव को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया, और यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको बदला गया था। क्लियर? अगले स्टेटमेंट पे आओ। अगला है राजस्थान का प्रथम जंतुआलय यानी चिड़ियाघर उदयपुर में स्थापित किया गया है। तो अब सही है या गलत है, एक बार हम चिड़ियाघर की बात कर लेते हैं। देखो, राजस्थान में टोटल 5 चिड़ियाघर है, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा, 5 चिड़ियाघर हैं। सबसे पहला जो चिड़ियाघर स्थापित किया था राजस्थान में वो जयपुर में किया था 1876 में। मैं लिखता हूं, पहला हुआ था जयपुर में 1876 में। इस समय जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड। उन्होंने जयपुर चिड़ियाघर को स्थापित कराया था, सवाई राम सिंह सेकंड। ठीक है। देश में जो पहला चिड़ियाघर स्थापित हुआ था वो हुआ था मद्रास में 1855 में, ध्यान रख लेना, मद्रास 1855। ठीक है, वापस राजस्थान पे बात करते हैं। तो पहला जयपुर का हो गया, राजस्थान का 1876 में स्थापित किया था। दूसरा उदयपुर 1878 में। तीसरा बीकानेर, बीकानेर के आगे क्रॉस लगा देता हूं क्योंकि वर्तमान में ये बंद ही है, बंद के बराबर ही समझो। चौथा जोधपुर में, ठीक है, और 5वां कोटा में। यानी सबसे अंत में जो चिड़ियाघर स्थापित किया गया था कोटा में, ये 1954 में किया था, और जोधपुर का जो किया था वो 1936 में किया था। इसमें ध्यान रखना, ये जो जोधपुर वाला चिड़ियाघर है ना, यहां पर गोडावण पक्षी की कृत्रिम प्रजनन स्थली के रूप में इसको विकसित किया गया है। और जयपुर वाला जो चिड़ियाघर है, यहां पर घड़ियालों और बाघों का सफलतापूर्वक कृत्रिम प्रजनन करवाया गया है। क्लियर है? बाकी तो चिड़ियाघर में घूमने लायक आज कुछ नहीं बचा। जयपुर चिड़ियाघर में भी आप जाओगे तो केवल पक्षी आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा वैसे भी इनकी स्थिति अब इतनी ठीक नहीं है। अगर घूमना भी है तो आजकल बायोलॉजिकल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा चल रहा है। जैसे जयपुर में भी विकसित किया गया है बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर में है माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर में है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो चिड़ियाघर की स्थिति आज ठीक नहीं है, बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। खैर, ये विषय समझ में आ गया चिड़ियाघर का। हम अपने पॉइंट पर आते हैं। क्या था हमारा स्टेटमेंट? 5वां था राजस्थान का प्रथम जंतुआलय उदयपुर में स्थापित किया गया था। ये गलत है, बताया मैंने आपको। पहला कौन सा था? जयपुर का था, 1876 में स्थापित किया, और उदयपुर में कब किया गया था? दूसरे नंबर पर स्थापित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत। अगला आ जाओ, 6 नंबर का इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना, जिसको कहते हैं जैफ।
जो विश्व बैंक के सहयोग से चलाई गई थी का उद्देश्य बाघों का संरक्षण करना है। अब इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना क्या है, तो बात करते हैं। इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना। भैया बात यह है कि राजस्थान के रणथंबोर नेशनल पार्क में इस परियोजना को शुरू किया गया था और 6 वर्षों के लिए इसको शुरू किया गया था वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। वैसे यह समाप्त हो चुकी है 2004 में, 20 जून 2004 को यह परियोजना समाप्त हो चुकी है। रणथंबोर में इसको शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि रणथंबोर नेशनल पार्क के आसपास में जो घनी आबादी है, दोनों ही क्षेत्रों को, यानी रणथंबोर नेशनल पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र को आसपास की आबादी से कोई खतरा ना हो और आसपास की आबादी पर भी उस रणथंबोर नेशनल पार्क में जो रूल्स और रेगुलेशंस लगाए गए हैं, जो प्रतिबंध स्थापित किए गए हैं, इसकी वजह से आसपास की आबादी पर भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न ना हो। इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ही यह परियोजना शुरू की गई थी, इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना। क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? जैसे रणथंबोर कोई भी नेशनल पार्क आप बनाते हैं तो आसपास में ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, आसपास की आबादी होती है। अब आपने रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए, जिसकी वजह से क्या होता है, बेचारे जो आसपास के लोग रहते हैं वो उस जंगल पर ही निर्भर रहते हैं अपने जीवन यापन के लिए। उनको अपने मवेशी चराने होते हैं, कहां चराएंगे? जंगलों में तो चराएंगे। उनको भोजन पकाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है, जंगल से ही लेंगे। अपनी दैनिक जरूरतों की जो चीजें होती हैं वो जंगलों से लेंगे। लेकिन अगर आपने प्रतिबंध थोप दिए हैं तो इसकी वजह से आसपास की उस आबादी पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो परियोजना चलाई गई थी, ये दोनों ही क्षेत्रों यानी रणथंबोर नेशनल पार्क पर आबादी का नकारात्मक प्रभाव ना हो और आबादी पर रणथंबोर नेशनल पार्क का नकारात्मक प्रभाव ना हो या कम से कम नकारात्मक प्रभाव हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इस परियोजना को चलाया गया था। अब आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो रणथंबोर में चलाया गया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया गया था, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी, और दूसरा 6 वर्षों के लिए चलाया गया था। 2004 में यह समाप्त हो चुकी है, ध्यान रख लेना, 20/6/2004 को समाप्त हो चुकी। WB यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा आर्थिक सहायता दी गई थी और नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए चलाई गई थी। ये उद्देश्य था के लिए, ठीक है। और एक और मैंने क्या बताया था आपको कि रणथंबोर नेशनल पार्क में चलाई गई थी, रणथंबोर नेशनल पार्क में चलाई गई थी, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये स्टेटमेंट कि इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना, जिसको जैफ भी कहते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, जैफ कहते हैं, जो विश्व बैंक के सहयोग से चलाई गई थी, बात ठीक है, का उद्देश्य बाघों का संरक्षण करना है, गलत। इसका उद्देश्य ये थोड़ी था बाघों का संरक्षण करना, इसका उद्देश्य तो ये था कि दोनों ही क्षेत्रों का एक दूसरे पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव हो। अगले स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। राजस्थान के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में STPF का गठन किया गया। अब ये STPF क्या है, तो राजस्थान के मैप की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं और इस STPF की बात करता हूं। STPF की फुल फॉर्म पता होते ही आप इस स्टेटमेंट को भी तय कर सकते हैं कि यह सही है या गलत है। STPF का जो मतलब है वो है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, यानी टाइगर प्रोजेक्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए इस फोर्स का गठन किया गया। अब यह बात तो स्पष्ट है कि टाइगर प्रोजेक्ट को अगर प्रोटेक्शन देनी है, यानी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत अगर टाइगर्स को प्रोटेक्शन देनी है, तो राजस्थान में जहां जहां टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप वहीं पर तो STPF का गठन करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है जहां टाइगर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा वहां पर भी आप टाइगर प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है, ये जो STPF है ये राजस्थान में 3 जगह इसका गठन किया गया, वो 3 जगह जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कहां कहां चलाया जा रहा है? एक तो रणथंबोर में, रणथंबोर नेशनल पार्क यहां जो सवाई माधोपुर में है, कब चलाया गया? 1973-74 से चलाया गया टाइगर प्रोजेक्ट। दूसरा जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो सरिस्का सेंचुरी में चलाया गया, सरिस्का अभयारण्य में, वो नेशनल पार्क नहीं है। कहां पर है? अलवर में, सरिस्का।
कब शुरू किया गया था? 1978 में। और तीसरा जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जो कोटा और चित्तौड़ में आता है। नेशनल पार्क का एरिया जो कोटा और चित्तौड़ में आता है, मुकुंदरा हिल्स यानी MH, और कब से चलाया गया? 10 अप्रैल 2013। तो ये जो है STPF, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ये आप इन 3 क्षेत्रों में ही तो गठित कर सकते हैं ना। अब क्या उद्देश्य था कि जहां जहां ये टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो उसके आसपास में जो आबादी रहती है, वहां जो युवा रहते हैं, जो यूथ रहता है, उन यूथ को इस टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में भर्ती किया जाए और टाइगर प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए आसपास के क्षेत्रों के उन युवाओं को ही भर्ती किया जाए, जिससे उन आसपास के गांवों के लोगों के युवाओं को भी रोजगार मिले। यह इसका उद्देश्य भी था। ठीक है, अब देखते हैं हम यह स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्थान के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में गौर करना, STPF का गठन किया गया। गलत, सारे राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं किया गया, क्योंकि राजस्थान के सारे नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट नहीं चलाया जा रहा। नेशनल पार्क कौन से हैं? एक तो रणथंभौर नेशनल पार्क, वहां पर टाइगर प्रोजेक्ट है, तो वहां पर आप STPF का गठन कर सकते हैं। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, वहां पर भी टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो वहां पर भी आप STPF का गठन कर सकते हैं। इसके अलावा केवलादेव नेशनल पार्क, तो वहां पर टाइगर प्रोजेक्ट नहीं चलाया जा रहा, तो वहां STPF का गठन कैसे करेंगे? तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि ये क्या कह रहा है कि राजस्थान के सभी नेशनल पार्क में STPF का गठन किया गया। सभी नेशनल पार्क में नहीं किया गया, एक सरिस्का में भी किया गया, और सरिस्का जो है वो नेशनल पार्क नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है ना। अगला, संजय उद्यान मृगवन जोधपुर जिले में स्थित है। तो राजस्थान में कौन कौन से मृगवन हैं हम ये देख लेते हैं, कितने मृगवन हैं और कहां कहां पर ये मृगवन हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हम तय कर लेंगे सही है गलत है। राजस्थान के मैप से देख लेते हैं। अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं अप्रैल 2020 में, तो राजस्थान में टोटल 7 मृगवन हैं। कितने? 7 मृगवन। कहां कहां पर है ध्यान रखना। 2 तो हैं जयपुर में, एक तो है आपका संजय उद्यान और एक है अशोक विहार। संजय उद्यान मृगवन, एक है अशोक विहार। जयपुर में एक तहसील है शाहपुरा, वहां शाहपुरा में आता है संजय उद्यान, यानी जयपुर जिले में ही है ये दोनों। ठीक है। 2 मृगवन है जोधपुर में, एक तो अमृता देवी मृगवन, एक माचिया सफारी। अमृता देवी और माचिया सफारी। ठीक है साहब। इसके अतिरिक्त यहां आ जाओ, उदयपुर में है एक सज्जनगढ़ मृगवन। हालांकि सज्जनगढ़ अभयारण्य भी है, पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूं। एक यहां आ जाओ चित्तौड़ में, चित्तौड़ के नाम से ही है चित्तौड़ मृगवन। और एक यहां अजमेर में, जो अजमेर के पुष्कर में है। ठीक है, पुष्कर पचकुंड करके है, पंचकुंड करके यहां पर है अजमेर में पुष्कर इस नाम से। तो ये राजस्थान के टोटल 7 मृगवन है। क्लियर है। अब स्टेटमेंट की तरफ आओ। स्टेटमेंट कह रहा है कि संजय उद्यान मृगवन जोधपुर जिले में है। गलत। जोधपुर में कौन कौन से हैं? माचिया सफारी और अमृता देवी मृगवन। तो ये संजय उद्यान कहां है? ये तो जयपुर में बताया ना मैंने। संजय उद्यान और अशोक विहार ये दोनों कहां पर है? जयपुर में है। क्लियर। अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि राज्य में कैंपा का गठन बाघों के संरक्षण के लिए किया गया है, यानी ये सही है गलत है ये पता करना है। तो कैंपा क्या है? देखिए, कैंपा जो है ये एक फंड है जो वनों के विस्तार के लिए, वनों के प्रसार के लिए बनाया गया था। एक एक्ट बनाया गया था 2016 में। मैं आपको इमेज दिखाता हूं जो ऑफिशियली मैंने वेबसाइट से ली थी। ये रहा स्टेट कैंपा। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ली थी। और यहां पर ये कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के तहत ये बनाया गया था। ये ध्यान रखना कब बनाया गया था? 2016 में। और जैसा इससे स्पष्ट है, एफोरेस्टेशन यानी कि वनों को बढ़ाने के लिए, वनों के विस्तार के लिए इस कैंपा का गठन किया गया था, यानी बाघों के संरक्षण के लिए नहीं किया गया था। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये आ जाओ वापस। स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा था कि राज्य में कैंपा का गठन बाघों के संरक्षण के लिए किया गया है। गलत है, बाघों के संरक्षण के लिए नहीं किया गया है। ठीक है साहब।
इसके अतिरिक्त तो कुछ और बात ध्यान रखना जो मेरे दिमाग में आ रही है कि एक तो डेजर्ट जू जो बीकानेर के बीच वाल में विकसित किया गया है, डेजर्ट जू, ध्यान रखना, लिख देता हूं मैं, पूछा जा सकता है आपसे, डेजर्ट जू कहां पर है? बीच वाल कहां है? ये बीकानेर में। इसके अतिरिक्त एक गधों का अभ्यारण्य जिसको गर्दभ अभ्यारण्य कहा जाता है वो है डूंडलोद जो झुंझुनू में आता है। गर्दभ अभयारण्य, गर्दभ का मतलब होता है गधा, अभयारण्य कहां पर? डूंडलोद। और कहां है ये? JH लिख देता हूं, झुंझुनू, झालावाड़ मत करना, झुंझुनू करना है। और इसके अतिरिक्त एक मोर अभयारण्य भी बनाया जाना है, वो अभी प्रस्तावित है, बनाया नहीं गया लेकिन बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? झुंझुनू में ही, तो ये भी ध्यान रखना, मोर अभयारण्य, ये कहां? झुंझुनू में। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से हर एक क्वेश्चन के एक ऑप्शन को एक लेसन मानते हुए पूरा डिटेल से उसका अध्ययन कर लो। इस प्रकार से तैयारी करोगे तो ज़्यादा संभावना यही है कि एग्जाम में आप बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की स्थिति में रहोगे। धन्यवाद, जय हिंद।